Hello and welcome student once again on the platform of Have Good Online Classes. So students, class 11th chemistry and agricultural chemistry का कॉमन टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड बातें की थी। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका जो 10th क्लास के अंदर आप पढ़ के आए हो उससे ऊपर की कुछ बातें अपनों ने की। मीन्स आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि सेल होते हैं KLMN या 1 2 3 4 यानी कोश होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। बट अपनों ने इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें अपनों ने बात की थी कि सेल जो है आगे वो सब सेल में डिवाइड है और सब सेल जो आगे वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड रहते हैं। मीन्स कोश को आगे उपकोश में, उपकोश को आगे फिर कक्षक में डिवाइड किया जाता है और फिर जो ऑर्बिटल्स है या फिर जो कक्षक है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को बताते हैं। तो आज अपनी बात करेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए और टारगेट रहेगा एटॉमिक नंबर 1 to 30। ठीक है, मीन्स एलिमेंट नंबर या एटॉमिक नंबर जो 1 to 30 है, 1 से 30 तक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखा जाए इस के बारे में अपने को आज बात करनी है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने। तो एटॉमिक नंबर 1 to 30 में अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बताना है। बट उससे पहले आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या फिर एक शॉर्ट मेथड अपने यूज़ करेंगे। शॉर्ट मेथड का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा है अपने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक सब सेल होता है। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है जिसको डिनोट करते हैं 1s से। सेकेंड सेल में दो सब सेल होंगे 2s एंड 2p। फर्स्ट सेल में एक सब सेल है। फर्स्ट जो अपना पहला कोश है उसमें एक उपकोश है 1s। नेक्स्ट सेकंड सेल में दो सब सेल हैं यानी दूसरे कोश में दो उपकोश हैं 2s एंड 2p। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर सेल है उसके अंदर तीन सब सेल होते हैं 3s 3p एंड 3d। और इसी तरीके से आगे सेल नंबर आ जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ जो सेल है उसमें फिर क्या होंगे, चार सब सेल होंगे 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरीके से ये कंटिन्यू आगे अपने जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसा अपना एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग अपने इसको क्या है आगे अरेंज कर सकते हैं। बट अभी अपना टारगेट 1 to 30 एलिमेंट्स का है स्टूडेंट्स। सो अपना जो लास्ट सेल नंबर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। तो अभी इस कन्फिग्रेशन को अपने यहीं तक राइट करते हैं। आगे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को और अगर नीड होती है तो इसको और भी अभी आगे कर सकते हैं। तो बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। एटम के सेल के अंदर बोलो या सब सेल में बोलो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एटम में किस तरीके से किया जाए उसी को अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है एनर्जी के किस ऑर्डर में। अपने बात करें एनर्जी के ऑर्डर की तो आपसे पूछा जाए अभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के किस ऑर्डर में फिल किया जाता है। ये एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले कम एनर्जी वाले सेल या सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है और उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी, इस तरीके से अपने कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को अपने को फिल करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन 1s में फिल कर रहे हैं, 1s के बाद अपने 2s में एंटर हो रहे हैं, उसके बाद 2p में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s जो अपना सब सेल है इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। या फर्स्ट सेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, मीन्स इस फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। और उसके बाद 2s में एंटर हो रहे हैं या 2p में, मीन्स आगे जाने पर एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊर्जा के बढ़ते हुए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब अपने बात करेंगे कि ये जो अपनों ने यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन राइट किया है, इस कन्फिग्रेशन को मान लो आपको चेक करना है कि ये जो कन्फिग्रेशन अपनों ने राइट किया है क्या इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। मीन्स जैसे कि अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d
ठीक है। अब 3D में इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने हैं तो 3D के अंदर 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी अपने को 3p के बाद 3D में आना है और 3D के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को 4s में आना है। मतलब ये बात कौन कह रहा है? ये कन्फिग्रेशन कह रहा है। बट क्या ये बात सही है? इसको चेक करना है अपने को। एक बात आपको नोट कर लेनी है, SPDF अपनों ने कहा था जो 4 सबसेल होते हैं, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। जो सबसेल हैं वो कितने होते हैं? जिसको अपने क्या बोलते हैं? उपकोष बोलते हैं। हिंदी में जो वर्ड है वो इसके लिए क्या यूज होता है? उपकोष। 4 सबसेल या उपकोष होते हैं और ये 4 सबसेल कौन से होते हैं? S, P, D एंड F। ओके स्टूडेंट्स, इन सबसेल्स की बात अपने इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सेल को सबसेल में, सबसेल को फिर ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया था, कोश को उपकोष में, उपकोष को फिर कक्षक में डिवाइड किया था। तो 4 प्रकार के सबसेल होते हैं। तो आप देख भी रहे हो, पहले S, ठीक है, फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सबसेल है जिसको अपने 1s बोल रहे हैं। सेकंड जो सेल है उसके अंदर 2 सबसेल है, तो पहले कौन आएगा? S और फिर कौन आएगा? P, यानी 2s 2p। थर्ड जो सेल है उसमें 3 सबसेल हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? 3s आएगा, देन 3p आएगा और फिर क्या आएगा? 3d आएगा। इसी तरीके से फोर्थ सेल के अंदर क्या होंगे? 4 सबसेल हो जाएंगे, उसमें 4s, 4p, 4d एंड 4f। इस तरीके से इसको अपने याद रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो अभी तक आपने देख लिया कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने राइट किया है और चेक करना है क्या ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने राइट किया है, अपने जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो इसी ऑर्डर को फिल करेंगे या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो बात कर रहे हैं अपने एक ट्रिक की, तो आपको ध्यान होगा, सेम यही बात मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करना। फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है जिसको अपने 1s से डिनोट करते हैं। फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है 1s। उसके बाद सेकंड सेल जो है उसमें क्या है? सेकंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, 2s एंड उसके बाद क्या आएगा? 2p आएगा। तो मैंने ये क्या किया है? फर्स्ट सेल के सबसेल को रिप्रेजेंट किया, देन सेकंड सेल में सबसेल को रिप्रेजेंट किया, 2s एंड 2p। नेक्स्ट आएगा जो अपना थर्ड सेल, उसमें क्या होगा? 3s, 3p एंड 3d। तो मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बता दूं कि पहले फर्स्ट सेल में सबसेल को अपने इस तरीके से लिखा 1s, सेकंड सेल में जो सबसेल है उसको 2s 2p से लिखा अपनों ने, थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल हैं 3s 3p 3d। इसी तरीके से फोर्थ जो सेल होगा उसमें 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरीके से अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब चाहें तो अपने इससे और आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, मीन्स अपने 5s भी ले सकते हैं। मतलब फिफ्थ सेल आ जाएगा तो 5s 5p, ठीक है, 5d 5f। ओके, या फिर आगे अपने 6 नंबर सेल की बात करते हैं तो आगे भी अपने इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी अपना जो टारगेट है वो 1 to 30 एलिमेंट्स का है स्टूडेंट्स, और 1 to 30 एलिमेंट्स के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो अभी यहीं तक है। तो अपने क्या कर रहे हैं, अभी यहीं तक इसको करके और एक ट्रिक की हेल्प से अपने क्या करेंगे, इसको भी समझेंगे। तो आपको ये देखना है, इसमें मैंने ये जो सीक्वेंस बनाया है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरीके से 1s सबसेल को कट करते हुए एक लाइन लगाई मैंने। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो लाइन आपने बनाई है इसी लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन आपको बनानी है। यानी 1s के बाद में आप जो पैरेलल लाइन बनाओगे वो कहाँ से पास होगी, 2s से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो 1s सबसेल में हो रहा है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 1s को फिल करने के बाद वो किस में एंटर हो रहे हैं, 2s में हो रहे हैं। यानी ये एनर्जी के ऑर्डर को बता रहा है सीक्वेंस। यानी एनर्जी का ऑर्डर ये है कि जो कम एनर्जी है वो किसकी है, 1s की है। फर्स्ट सेल में सबसेल 1s है, उसकी एनर्जी कम है। उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की है। तो 1s को फिल किया, 2s को फिल किया। देन अपने कहाँ आएंगे, पैरेलल लाइंस का ध्यान रखना आपको। तो लाइन जो है वो अपने क्या चलनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1s, उसके बाद 2s 2p 3s, आप इसको ऊपर से मैच कर सकते हो। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, देन इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2s में आएगा, और 2s में इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना आपको, 2p का नंबर आएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2p के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे इसको फिल करने के बाद वो किस में आएंगे, 3s में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से अपने पैरेलल लाइंस को लेकर के आगे का सीक्वेंस अपने चेक करते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल रहे, और आपको भी बनाते टाइम इस तरीके से पैरेलल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करना है। 3s तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा। तो आपने देखा
सबसे पहले 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, देन इलेक्ट्रॉन 2p में। ऊपर आप देख रहे हो 2p आ रहा है, ठीक है, इसको मैच करते जाओ। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे किसमें, 3s में, ठीक है। 3s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन होगा किसमें एंटर, 3p के अंदर। और 3p के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, यहाँ आपको नोट करना है, 3p के बाद यहाँ अपने को पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में एंटर होगा, बट यहाँ देखें तो 3p के बाद में क्या आ रहा है, 3d आ रहा है। तो मैंने आपको अभी यही बताया कि ये जो सीक्वेंस अपनों ने या कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने जो लिखा है, क्या रियल में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, यानी जो पहले आ रहा है उसी के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और बाद में जो आ रहा है उसको बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्यों अपने ये मान रहे हैं कि पहले जो आ रहा है उसकी एनर्जी कम है और बाद वाले जो सेल या सब सेल आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट जो पैरेलल लाइन अपनी पास होगी वो कहाँ से होगी, 3d 4p। इस तरीके से आप यहाँ पर 5s भी बना सकते हो। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तक सेम है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 2p के बाद किस में एंटर हो गए अपने, 3s में, 3s के बाद क्या आ गया, 3p आ गया। बट 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपने को बता रहा था अभी 3p के बाद 3d आएगा, बिकॉज ठीक है, बिल्कुल सही भी है ये, क्योंकि थर्ड जो सेल है उसमें 3 सब सेल हैं, 3s 3p, तो 3p के बाद 3d का नंबर आ रहा है। बट रियल में होता क्या है कि 3p के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में पहले आएंगे और 4s को फिल करने के बाद 4s जब कंप्लीट फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d के अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। तो इसका मतलब इस ट्रिक से अपने को ये पता लगता है कि 3d जो है उसको पहले नहीं फिल किया जाता, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आते हैं। जब p कंप्लीट फिल हो जाता है 3p, ठीक है, थर्ड सेल का जो 3p सब सेल है, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आगे बचते हैं, तो उस टाइम अपने को इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं भर के, नहीं 3d में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेकर के किस में इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, अपने को 4s में लेने होते हैं। और इसका रीज़न क्या है, कि रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम, ठीक है, किस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को। दैट मीन्स 3d की एनर्जी और 4s की एनर्जी की बात करें तो 3p के बाद में नंबर तो 3d का आना था, बट 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 4s की जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, कम है, किससे, 3d से। अब ये बोलो 3d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, दोनों एक ही बात है। तो 3d की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर होगा और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। तो इस ऑर्डर की हेल्प से आप चाहो तो आगे कितने भी बड़े एटॉमिक नंबर को ले करके उसको इजी वे से उसका कन्फिग्रेशन राइट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया रूल कि यहाँ पर जो चेंज था, ठीक, आपको ये नहीं पता लगता, आप पहले इलेक्ट्रॉन 3d में फिल करते, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते तो, बट अब आप इस रूल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या कर सकते हो, अपने कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल सही तरीके से राइट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब अपने कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आगे की बात करेंगे। ये आपको मैंने बताया, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल में जो सब सेल है 1s उसको रिप्रेजेंट किया, देन 2s 2p, सेकेंड सेल कंप्लीट हुआ, फिर सेल नंबर थर्ड स्टार्ट हो गया 3s 3p एंड 3d, फिर फोर्थ सेल स्टार्ट होगा 4s 4p 4d एंड 4f, और इसी तरीके से फिर अपने आएंगे फिफ्थ सेल में तो 5s 5p 5d 5f हो जाएगा। अब इसके बाद का काम कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, बस पैरेलल लाइंस बनानी है, इस तरीके से इनको कट करते हुए पैरेलल लाइंस आपको बनानी है। तो 1s 2s 2p 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, 3s के बाद 3p, तो 3s के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो किस में आ रहा है, 3p में आ रहा है। ये पैरेलल लाइंस आपको अपने आप बता देगी, ठीक है। और 4s को फिल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो किस में एंटर होगा, 3d 4p, और किस में आएगा फिर वो 5s के अंदर आएगा। इस तरीके से आपने इनको अरेंज कर लेना है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है किसको फिल करने का, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, या इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, या बोलो कन्फिग्रेशन को, या ऑर्डर को देखने का, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रूल को फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करना है। अब अपने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपने डिस्कस करते हैं अभी। जैसे अभी अपने मान लो एग्जांपल लिया पोटेशियम का, अपने किसका एग्जांपल लिया है, पोटेशियम का।
तो आपको कहा जाए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको राइट करना है। सबसे पहली बात पोटेशियम का सिंबल क्या है? पोटेशियम का सिंबल K है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको अगर पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का, यानी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एलिमेंट नंबर क्या है। तो पोटेशियम का एलिमेंट नंबर होता है 19, दैट मीन्स इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 19 इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब इनको क्या करना है? अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? जो उसका सेल या सब सेल है उसके अंदर या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो पोटेशियम 19 अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा। 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, 1s 2s, या साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकते हो, 1s2 2s2, ठीक है। s की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी s जो है सब सेल, उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इससे पहले की अपने बात की थी कि s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। p जो सब सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या कक्षक 3 होते हैं। d जो सब सेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। और f के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 2 3 4 5 ये d है, 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? f है, ठीक है। s सब सेल में ऑर्बिटल एक होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और अपनों ने ये भी बात की थी इलेक्ट्रॉन्स को एंटी पैरेलल तरीके से लिखा जाना है, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब एक अपवर्ड होगा तो एक क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड और एक क्या होगा? डाउनवर्ड। इस तरीके से एंटी पैरेलल तरीके से इलेक्ट्रॉन को लिखना होता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो p जो सब सेल है ना उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे? 6। और इसी तरीके से d के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने आएंगे? वो 10 हो जाएंगे। और f में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे। p में अपनों ने देखा कितने हैं? 6। s के अंदर कितने हैं? 2। तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। सब सेल 4 होते हैं sp-df, और उन हर एक सब सेल का अपने को ऑर्बिटल्स यानी कक्षक का ध्यान होना चाहिए। और फिर ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, या उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो s2 p6 d10 एंड f14 ये इनकी मैक्सिमम क्या है? इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने बात कर रहे थे पोटेशियम की। तो पोटेशियम 19 में 1s2 2s2, नेक्स्ट क्या आएगा? 2p6, 1s2 2s2 2p6, सेकेंड सेल कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड सेल की। थर्ड सेल में एंटर हो गए अपने, तो 3s2 3p6 यहाँ तक अपने आ गए। तो अभी अपनों ने चेक किया था कि जो अभी अपनों ने एक ट्रिक बनाई थी उससे अपने को पता लगा कि रियल में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा किस में? पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 4s में आएगा। तो आप चाहो तो 4s को पहले भी लिख सकते हो, और फिर आप किसको लिख सकते हो? 3d को। 4s को पहले क्यों लिखा? बिकॉज पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4s की जो एनर्जी वो क्या है? कम है, और 3d की एनर्जी उससे ज़्यादा है। तो पहले कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा कम एनर्जी वाले सब सेल में, और उसके बाद किस में आएगा? ज़्यादा एनर्जी वाले सब सेल में। तो 3d सब सेल में इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करने के बाद में आएगा। तो आपने देखा यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आप काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 8 16 और 2 कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 18 अपनों ने फिल कर दिए हैं, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? 3p के बाद नंबर किसका आ रहा है? 4s का आ रहा है। 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करना आपको, किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको? 4s में। किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको? 4s में। तो 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा 1, और जो 3d है वो क्या रहेगा? वैकेंट, ठीक है, क्योंकि 4s के अंदर 1 फिल करने के बाद आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 3d क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। तो आपने इस तरीके से पोटेशियम को चेक किया और देखा कि पोटेशियम का कन्फिग्रेशन जो है ये बनेगा। अब इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट सेल, ये सेल नंबर क्या है आपका? फर्स्ट, यहाँ मैं सेल लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट सेल हो गया। सेकेंड सेल 2s एंड 2p, सेकेंड सेल 3s 3p 3s 3p एंड 3d, तो ये है थर्ड सेल। ये कौन सा सेल बना? थर्ड सेल। 3s लेना है, 3p लेना है और 3d लेना है, 4s नहीं लेना, बिकॉज 4s कौन सा है? वो तो फोर्थ सेल में है ना। 4s मीन्स क्या है? फोर्थ सेल हो गया वो तो आपने देखा
कि सेल इस तरीके से अपनों ने रिप्रेजेंट किए, और सेल्स को रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्या करोगे, जो सेल आपने रिप्रेजेंट किया है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको फिल करोगे, उनको राइट करोगे। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फर्स्ट सेल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सेकंड जो सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स, 6 + 2 या 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में 2s भी है और 2p भी है, तो दोनों में मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों में मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसी तरीके से जो थर्ड सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3s2 3p6 8 एंड 3d को अगर काउंट करें तो 3d में तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए, फिर से 8। अब बात करते हैं लास्ट सेल की, फोर्थ सेल में 4s1 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा कि कन्फिग्रेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप पहले जो 10th क्लास के अंदर आपने कन्फिग्रेशन लिखा है तो इसी तरीके से लिखा है आपने 2881 2881, और इसी कन्फिग्रेशन को अपनों ने क्या है सेल सब सेल में डिवाइड करके या ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ये था सिंपल तरीका, और ये जो अपनी 11th क्लास के अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से राइट करोगे वो मेथड ये बता दिया आपको मैंने। इसमें एक ही बात नोट करने वाली थी कि 4s जो है वो पहले फिल होगा बिकॉज 4s की एनर्जी कम है, और ये बात अपने को कहाँ से पता लगेगी, जब आप 1s 2s ठीक है 2p 3s 3p 3d इस तरीके से सीक्वेंस इनको अरेंज करके और पैरेलल लाइंस इनको कट करोगे तो ये लाइनें आपको अपने आप बता देगी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं आगे के एटॉमिक नंबर्स की और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे किया जाए, 1 to 30 एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेथड तो यही है, मैंने आपको बता दिया, बट अपने अब क्या एक सीक्वेंस से यानी कंटिन्यू अपने 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स को लिखेंगे और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो 1 to 30 एलिमेंट्स के अंदर अपने बात कर रहे हैं सबसे पहले एलिमेंट नंबर फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 1 से लेकर के 10 मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। 1 to 10 एलिमेंट मैंने राइट कर लिए। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन अपने राइट करते हैं। आप मेरे को बताएं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा। 1s के बाद क्या आएगा, 2s और 2p, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, देन 3s 3p 3d 4s, ठीक है। आप लिख ऐसे सकते हो, पर ध्यान रखना है पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा और फिर किस में फिल करना है, 3d में। लिखने के लिए आप 4s को पहले लिखो तो भी सही है, या 4s को आप बाद में लिख लो तो भी सही है, बट आपको इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करना है, 4s में, और देन किस में आएगा, 3d में आएगा। तो हाइड्रोजन जो है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले किस में आएगा, फर्स्ट सेल में आएगा, यानी 1s सब सेल के अंदर आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है, 1s1, ये कंप्लीट हुआ। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये फर्स्ट सेल के अंदर यानी 1s सब सेल के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, 1s1, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो नेक्स्ट किस में आएगा, फिर अब 2s में आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2s1 आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप इसको देखोगे। फिर जो एटॉमिक नंबर 4 है बेरिलियम, उसकी बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 एंड 2s2, ये कंप्लीट अपनों ने 4 इलेक्ट्रॉन किए। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेल कंप्लीट हुआ, सेकेंड सेल में 2s जो है
वो सब सेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो सेकंड सेल में 2s सब सेल कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 2p आ जाएगा। 2s के बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा, 2p आ जाएगा। तो 1s2 2s2 2p 1 2 2 4 और 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2p2 आएगा। अब आपको नोट क्या करना है, अब यही ऑर्डर आपको सेम फॉलो करना है, बस p के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट एलिमेंट में जब जा रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहा है, तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाने हैं। और आप जानते हो p की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1 to 6, यानी p सब सेल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। तो 1 से लेकर के 6, यानी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कितने की है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जब तक p कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता, यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, यानी p का मतलब ये है फर्स्ट सेकंड, 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 3 इसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। तो आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू इसी को तो लिखना है, 2p2 2p1 2p2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2p3, उसके बाद क्या आएगा 2p4, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2p1 2p2, नाइट्रोजन के लिए 2p3, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, नाइट्रोजन के लिए अपनों ने लिखा 2p3, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 2p4, फ्लोरीन के लिए क्या आएगा 2p5, एंड लास्ट जो नियोन है उसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका किस में एंटर करेगा, 2p6, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा P1 से लेकर के 6 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब सेकंड सेल भी, यानी सेकंड जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सेल में 2 सब सेल थे, 2s एंड 2p, 2p की कैपेसिटी 6 तक है। इसको अगर आपको राइट करना तो ये सेम ही तो रहेगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। तो इस तरीके से अपनों ने 1 से लेकर के 10 एटॉमिक नंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को राइट किया, बहुत ही सिंपल तरीके से, 1 2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है, फिर 2, फिर अपने देख रहे हैं p स्टार्ट हो गया, p में अपने 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, तो यहाँ तक हो गया एटॉमिक नंबर 1 to 10। अब बात कर रहे हैं अपने इससे आगे वाले, यानी 1 to 10 के बाद एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट अपने बात करेंगे एटॉमिक नंबर 11 to 20, 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो अपने बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक उन्होंने देखा 1 to 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और अब अपने ले रहे हैं 11 से 20, 11 से जो 20 नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका। तो 11 नंबर पर अपना हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट, यानी अब अपने जो सोडियम है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर जो 11 है वो अब कहाँ एंटर होगा, बिकॉज अब उन्होंने सेकंड जो सेल है, सेकंड सेल है उसको कंप्लीट कर लिया, सेकंड सेल के अंदर 2s और 2p हैं, ये पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। तो फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल भी कंप्लीट 2s 2p। तो अब अपने एंटर करेंगे किसमें, थर्ड सेल से। तो 11 नंबर जो एलिमेंट है उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो किसमें होगा, थर्ड सेल के अंदर होगा। तो आप इसी तरीके से पहले जैसे आपने लिखा वैसे ही 1s2 2s2 2p6, तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक अपनों ने कर लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इलेक्ट्रॉन नंबर जो 11 है वो किस में एंटर होगा, 1s2 2s2 2p6 मीन्स आप अपने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे किसमें, 3s के अंदर, 3s1। तो ये सोडियम का कन्फिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करेंगे तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन जो बड़ा है वो किस में आ जाएगा, 3s1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। इससे पहले तो सेम है 1s2 2s2 2p6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन तक सेम है। 10 इलेक्ट्रॉन तक तो नियोन जैसा ही कन्फिग्रेशन है, और उसके बाद जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वो किस में आ गए, 3s सब सेल में आ गए।
जैसे ही 3s कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 3s के अंदर अपनों ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 की है, तो अब अपने एंटर करेंगे किसमें, 3p के अंदर। 3p सब सेल या थर्ड सेल के 3p सब सेल में एंटर करना है अपने को। तो अब चलते हैं अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा अपने पास इंक्रीज हुआ है 30 नंबर, वो आएगा 3s के बाद किसमें, 3s के बाद 3p के अंदर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3p और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3p1। फिर से वही बात, जैसे ही यहाँ 2p1 स्टार्ट हुआ था तो 2p1 से लेकर कंटिन्यू कहाँ तक चले थे अपने 2p6 तक, तो यहाँ भी 3p1 स्टार्ट हो गया तो 3p1 से लेकर कहाँ तक जाना है अपने को, 3p6 तक जाना है। कितना इजी देखिए आप, p की जो कैपेसिटी है वो क्या है 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी मैक्सिमम अपने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं। तो 3p1 2 3 4 5 6 जब तक p कंप्लीट फिल नहीं होता तब तक सेम इसी को फॉलो करते हुए अपने को इस तरीके से p को अपने कंप्लीट करते हैं। तो सिलिकॉन की बात करें तो फिर से अगर आप लिखना चाहो तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1 है तो 3p2 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर पर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। 16 नंबर की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। और ऑर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ आपने देखा कि 3p6 का मतलब p सब सेल जो है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब बात करनी है पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम की बात करें अपने, तो पोटेशियम का मतलब 19 नंबर पर आ रहा है, यानी इसके अंदर जो 19 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वही एक एक्स्ट्रा है। तो अब आपको क्या देखना है कि 3p को तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया और 3p के बाद कौन आ रहा है, 3d आ रहा है। बट अब अपने को ध्यान है कि 3d में तो इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा नहीं, बिकॉज 4s की एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर कराएंगे और देन अपने जाएंगे किसमें, 3d में जाएंगे। तो अपने पहले 4s को के अंदर इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो पोटेशियम को लिखते हैं अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास 18। जो एक इलेक्ट्रॉन नया है 19 नंबर वाला उसको अपने को लेना है किसके अंदर, 3d में नहीं लेना, किस में लेना है, 4s में लेना है। और इस बात का पता अपने को कहाँ से लगा, बिकॉज अब उन्होंने जो पैरेलल लाइंस कट की थी वहाँ से अपने को पता लगता है कि इसका सीक्वेंस या ऑर्डर क्या है। उन पैरेलल लाइन से अपने को पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p के बाद 4s में एंटर होगा, बिकॉज 4s की जो एनर्जी वो क्या है, 3d से कम है। तो 3p के बाद अपने बात करेंगे किसकी, 4s की। तो 4s1 एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 4s में आ जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम का जब राइट करोगे तो यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी 20 नंबर वाला वो किस में आ जाएगा, 4s2। तो ये अपनों ने देख लिया 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक बात कर ली अपनों ने, इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद अपने बात करेंगे आगे 21 से 30 नंबर वाले जो एलिमेंट हैं उनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया होगा बिल्कुल सिंपल वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने का। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 21 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट है, जहां आज का अपना टॉपिक यही था कि 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट किया जाए। ट्वेंटी के बाद एटॉमिक नंबर आएगा 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 30। अब बात कर रहे हैं 21 से 30 तक एलिमेंट्स की। सबसे पहले तो 21 से लेकर के जो 30 तक एलिमेंट्स हैं उनको याद कैसे रखा जाए, उनकी कुछ ट्रिक्स है या कुछ कोई अपने ट्रिक बना करके उनको ईजी वे से याद रख सकते हैं। 1 से 20 तक नॉर्मली स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती,
क्योंकि वो 9 से 10 से पढ़ते आते हैं तो 1 से 20 तक उनको याद रहते हैं। अगर आपको 21 से 30 में प्रॉब्लम आए तो एक लाइन है छोटी सी, उसको आप फॉलो करके इसको याद कर सकते हैं। लाइन क्या है, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ जैसा मैं बोलूँगा वैसा मैं लिखूँगा। जैसे मैंने बोला सक, तो सक SC आ गया। नेक्स्ट मैंने बोला टी, तो टी का मतलब TI आ गया। व का मतलब V आ गया। क्र यानी CR, मन यानी MN, सक टी व क्र मन। फी या फे बोल दो, FE फी। को CO, नी NI, CU कू और जन ZN। तो जैसा मैंने बोला वैसा मैंने लिखा, मीन्स आप फिर से नोट करो, सक टी व क्र मन फी को नी कु जन। शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन या शक्ति वक्रमन फीकोनिकुजन। इस तरीके से आप इस लाइन को जब 2-3 बार बोलोगे स्टूडेंट्स तो आपको बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और इसको याद रखना इसलिए कि जैसा आप बोल रहे हो वैसा आप लिख रहे हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन से आप क्या कर सकते हो, इन 21 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको याद रख सकते हो। SC मतलब स्कैंडियम है, TI टाइटेनियम, V वेनेडियम, CR क्रोमियम, MN यानी मैग्नीज, FE यानी क्या, आयरन या फेरम भी बोल सकते हैं आप इसको, CU कोबाल्ट, NI निकिल, CU कॉपर एंड ZN जिंक। तो इस तरीके से आप ट्रिक की हेल्प से इनको याद रख सकते हो। फिर से अपने यहाँ पर इसको राइट करेंगे, सक टी व क्र मन फी को नी कु जन। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को। तो अपने को ध्यान है अपना ऑर्डर क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। ठीक है, यहीं तक अपने को चलना है। ठीक है, लास्ट 4 जो है 4th सेल, वहाँ तक जा करके अपने को क्या है, अपना 1 से 30 जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 के बाद किसका नंबर आएगा, 3s2 एंड देन क्या आएगा 3p6 और 3s2 3p6 के बाद 3d। यहाँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो 3d आ रहा है, बट आपको ध्यान है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में होगा। तो 3p6 के बाद पहले आप 4s को लिखोगे और उसके बाद आप 3d में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। तो यहाँ तक आप काउंट करें कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 8 16 16 और 2 कितने हो गए हैं 18। 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको फिल करना है। तो आपको पता है कि S की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 2 तो S में आ जाएंगे, एक जो बचेगा लास्ट वो किस में आएगा, 3D के अंदर आएगा। तो ये कन्फिग्रेशन हो गया। वही सेम रूल अपनों ने ध्यान रखना है, पहले किस में फिल करना है, 4s में, और फिर किस में जाना है, 3D में जाना है। अब कंटिन्यू चलेगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू चलने का मतलब क्या है कि आप एक ही इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर रहे हो, 21 से 22 में जा रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इस तरीके से 23 में 24 में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन नया आ रहा है वो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3D में आएगा। क्यों, क्योंकि D की जो कैपेसिटी है वो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है मैक्सिमम। 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल कर सकते हो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। D सब सेल है और उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। D उपकोश में 5 कक्षक हैं। तो एक एक करके मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन आप किस में, D सब सेल में फिल कर सकते हो। इसका मतलब नेक्स्ट जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, न्यू जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 3D में तो आएगा। इसका मतलब यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ तक आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ तक आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, जैसा आपने ऊपर लिखा है सेम वैसा ही रहेगा। तो इसको एक बारी मैं इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ। आप चाहो तो बिल्कुल आप लिखोगे, आपको तो लिखना है, बिल्कुल आपको लाइन नहीं बनानी है। क्या करना है आपको, इसको जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आपको फिर से रिपीट कर देना है स्टूडेंट्स। बट एक बार इसको मैं क्या है लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो बात कर रहे हैं अपने किसकी, कि अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो 3D के अंदर ही एंटर हो रहा है।
तो 3D में जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अभी तो अपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 3D में। इसका मतलब तो इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, जो 22वां या जो 22 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, 3D में, और 3D में क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं कंटिन्यू चलता हूँ, ठीक है, D1 D2 बिल्कुल सिंपल, तो D3 हो जाएगा नेक्स्ट, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। बाकी ये सेम रहेगा। ये इससे पहले 1s2 से लेकर के 4s2 तक आपको सेम रखना है, और उसके बाद क्या करना है इस तरीके से। तो कितना इजी है, इससे इजी और क्या होगा, ये 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट इसमें आपको 2 जगह पर एग्जेप्शनल केस मिलेंगे, ठीक है, 2 जगह पर आपको एग्जेप्शनल केसेस मिलेंगे या स्पेशल केसेस मिलेंगे। वो केसेस हैं 24 नंबर, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, और एटॉमिक नंबर 29 कॉपर। तो जो क्रोमियम है 1 2 3 4, ये जो 3D4 अपनों ने लिखा है यहाँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये रियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू रूल अपने देख रहे हैं कि 3D3 है, 3D4 आए, कंटिन्यू चलेगा। बट ये एक्सेप्शनल केस है, ये स्पेशल केस है, इसमें क्या होगा कुछ चेंज आएगा। अब चेंज जो आएगा उस चेंज को अपने को चेक करना है। और एक मैंने बताया 29 नंबर पर जो कॉपर आ रहा है उसमें भी 3D9 नहीं होगा, ये भी एक्सेप्शनल केस में आएगा, यानी स्पेशल केस में आएगा। तो इन 2 जगह आपको ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल सारा सेम है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अपने अगर नोट करें 3D4 और 3D9 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है रियल में ये कैसे चेंज होगा, तो आपको इसके लिए 4s को भी साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ क्या था आपके पास, इससे 3D4 से जस्ट पहले क्या है 4s2 है, यहाँ भी 3D9 से जस्ट पहले क्या है 4s2 है। अब होता क्या है कि 4s2 3D4 ये इस तरीके से ना हो करके कैसा हो जाएगा 4s1 एंड 3D5, ये है इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो रियल में जो कॉन्फ़िगरेशन है जो लिखा जाएगा इसका, वो ये लिखा जाएगा 4s1 3D5। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 4s2 3D9 है, बट होगा क्या 4s1 3D10। ये इसका क्या है एक्चुअल या फिर रियल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न अपने डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। अभी आपको पता लग गया 4s2 3D4 था तो हुआ क्या 4s1 3D5 हो गया, 4s2 3D9 है तो क्या हो गया 4s1 3D10 हो गया। आपको देख करके तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम किया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो गया है 3D के अंदर। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो गया तो ये 1 और ये 5, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें पास हुआ तो ये 1 और ये कितने हो गए 10। बट ऐसा होने का रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उस रीज़न को डिस्कस करते हैं अपने, और इसी रीज़न के साथ आज का जो लेक्चर है उसको फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने बात किसकी कर रहे हैं, क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, ठीक है। तो अपने इसके लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है अपना, अभी अपनों ने लिखा था लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3D4, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन रियल नहीं है। अब रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्रोमियम में 4s1 3D1, ये 4s1 3D4 जो मैंने लिखा आपको क्लियर है, अगर आप चाहो तो इससे पीछे देख लो, ये कंटिन्यू चल रहा है 1s2 2s2, बट अभी अपने इनको क्यों लिया, क्योंकि चेंज जो है वो इन्हीं में हो रहा है, ठीक है। 4s1 तो इसको इसके अंदर ये जो 4s सबसेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल है, और 3D जो सबसेल है यानी D सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 और 3D4 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या था अपना 4s2 एंड 3D4, क्रोमियम का आप लिख करके चेक कर सकते हो। 3D4 है दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। अब हुआ क्या, एक्चुअल में जो चेंज आया वो ये आया कि 4s2 है उसको मैंने चेंज कर दिया 4s1 में, 3D जो 4 है उसको मैंने चेंज कर दिया है 3D5 में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकाल करके यहाँ पास कर दिया मैंने। तो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी इसको ऑर्बिटल में अगर शो करें तो कैसा शो होगा, ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 बनाए आप, और यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो एक बनाएंगे। 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3D5 तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो गया है, तो यहाँ 1 2 3 4 था पहले, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों ऑर्बिटल है और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने को फिल करना है। तो ये तो है इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन। रियल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा,
यानी एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा इसका, क्रोमियम का ये रहेगा। और 4s2 3d4 अपनों ने अभी देखा था, और इसके अंदर चेंज जो किया है वो क्यों किया, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो D है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। D की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 10 इलेक्ट्रॉन की है। यानी D के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। जब D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जब D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पूरी तरीके से फिल है, यानी इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण पूरित, ठीक है। D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, यानी पूरी तरीके से भर जाता है। या फिर अपने करें कि इसका हाफ कर दें, तो D में D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर दें अपने किस में, D5 में। D10 कॉन्फ़िगरेशन को D5 में चेंज करें, या बोलें कि D में जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये कैसा है, ये कंप्लीट है, ये क्या इसका हाफ फिल्ड है, इसको क्या लिखा जाएगा, हाफ फिल्ड। तो इसको क्या बोला जाएगा, हिंदी में अपने इसको बोलेंगे अर्धपूरित। तो फुल फील्ड बोल, आप इसको फुल फील्ड भी बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, हाफ फील्ड बोल सकते हो। कंप्लीटली फील्ड है दैट मीन्स उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और हाफ फील्ड है इसका मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जो कंप्लीटली फील्ड और जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, अदर कॉन्फ़िगरेशन से, इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उनसे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी ये क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज़्यादा स्थायी, ठीक है। अब हर चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, तो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है हर चीज़। तो यहाँ पर ये जो D4 था, ठीक है, ये कैसा था, इसकी कंपैरिजन में कम स्टेबल था या लेस स्टेबल था। बट जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एंटर हुआ तो ये D5 में चेंज हो गया, और D5 में चेंज होने से ये कैसा हो गया है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है अपने जानते हैं वो कैसा है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के कारण, या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये 3D4 से किस में चला गया, 3D5 में, और ऐसा करने से ये क्या हो गया है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया है। सेम केस यहाँ पे अपने ये केस काम करेगा, जैसे D5 है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, वैसे D10 भी क्या होगा, स्टेबल होगा। बट आपसे पूछा जाए D5 D10 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तब आप क्या बताओगे, D10 जो है वो क्या है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो D5 D10, तो मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी है वो तो D10 की है, उससे कम D5 है, और उससे जो कम है, इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, 4 है, 3 है, 7 8 है, यहाँ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम ही होगी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस कारण यहाँ पर ये चेंजेस आता है। सेम यही बात आपको बतानी है किसमें, 29 नंबर जो एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट नंबर है, जिसको अपने क्या कह रहे थे, कॉपर। तो कॉपर में भी सेम यही बात हुई है। आप देख सकते हो कॉपर में क्या था, 29 था, तो यहाँ अपने ने इसको लिया था 4s2 3d9, बट ये रियल नहीं है। रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 एंड 3d10। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो जाएगा, तो ये 4s1 और ये 3d10 हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा कि D10 जो है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, और जो कंप्लीट फील्ड है वो क्या होता है, मोर स्टेबल या ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये रीज़न था, 2 जगह स्टार लगाया मैंने क्रोमियम और कॉपर में, कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो इनका है वो आगे चेंज क्यों हुआ, तो इसका रीज़न था ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको नोट करना है, 1 to 30 एलिमेंट्स का टारगेट अपने लेके चले थे, उसको कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपने मिलते हैं और इससे आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।